नमस्ते बच्चों, मैं अनुजा शर्मा, डॉक्टर अनुजा शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक में संस्कृत में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज का हमारा विषय है स्वप्नवासवदत्तम एक परिचय। ये स्वप्नवासवदत्तम भास का लिखा हुआ नाटक है। नाटक की जो रचयिता है वो महाकवि भास हैं। भास ने कुल 13 नाटक लिखे हैं। प्रतिज्ञा, योगोदाहरण, अभिमारक, भूतवाक्य आदि आदि। इसमें उनका सबसे ज्यादा लोकप्रिय नाटक है भास का लिखा हुआ ये स्वप्नवासवदत्तम नाटक। नाटक की लोकप्रियता के अपने कारण हैं कि छोटे छोटे समासों का प्रयोग करा है, अलंकारों का प्रयोग करा है, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है, उस पर हम अभी आगे बताएंगे। पर नाटक इतना लोकप्रिय है इसीलिए आप लोगों को इसमें रखा गया है आपके कोर्स में, ताकि आप लोग छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा अपने जीवन का जो हमें किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करना, समाज में कैसे जीना है, वो बताया गया है श्लोकों के द्वारा। और नाटक में दर्शन भी है, नाटक में उनका ज्ञान है, प्रकृति सौंदर्य है, वो सब है। नाटक जो है वो नाट्य शास्त्रीय नियमों के अनुसार ही चलता है। जैसे भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में या विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में जो नाटक के नियम बताए हैं कि नाटक जो है वो 5 या 10 अंकों का होना चाहिए, तो ये नाटक जो स्वप्नवासवदत्तम नाटक है ये कुल 6 अंकों का नाटक है। याद रखिए, आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें भी पूछा जाता है कि स्वप्नवासवदत्तम नाटक में कुल कितने अंक हैं। तो नाटक में कुल 6 अंक हैं। नाटक का जो विभाजन होता है वो अंकों में होता है, जबकि हम महाकाव्य का जो विभाजन करते हैं वो सर्गों में करते हैं। तो नाटक में कुल 6 अंक हैं। नाटक के जो नाट्य शास्त्रीय नियम है कि बताया है कि प्रकृति सौंदर्य का वर्णन होना चाहिए, कुछ घृणित विवश दृश्यों का फिल्मांकन या दृश्यांकन नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं किया गया है। नाटक अपने नाट्य शास्त्रीय नियमों के अनुसार ही चलता है कि नाटक का प्रारंभ जो है वो मंगलाचरण से होना चाहिए। तो इस नाटक का प्रारंभ भी मंगलाचरण से हुआ है। मंगलाचरण में 3 प्रकार का होता है, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो ये जो नाटक है ये आशीर्वादात्मक है। इस नाटक में जो भास है, नाटिका जो है वो बलराम देवता से स्तुति करते हैं। तो बलराम की भुजाओं की इसमें प्रशंसा की गई है और ये कहा गया है कि हे बलराम, हमारे जो दर्शक हैं उनकी रक्षा करना। और इस तरह से ये जो मंगलाचरण है वो आशीर्वादात्मक है। नाटक का और नियम ये भी कहता है कि नाटक का जो अंत होगा वो भरत वाक्य से होगा। तो इस नाटक में भी भरत वाक्य से अंत होता है। और जो नाटक में कहा गया है कि नाटक एक ही रस, अंगी रस होता है। दूसरे रस जो होते हैं वो नाटक में अंगी रस है, एक मुख्य रस होगा। तो इस नाटक का मुख्य रस जो है वो विप्रलंब श्रृंगार है, क्योंकि पूरा नाटक जो है वो वियोग में चलता है। जो राजा है उसका अपनी रानी से वियोग दिखाया गया है इसमें, और अंत में जाके मिलन होता है। तो नाटक के अंत में जो है संयोग श्रृंगार होगा और नाटक का जो पूरे नाटक में चलेगा वो एक ही रस चलता है, वो विप्लव श्रृंगार है। दूसरे रस जो है वो वीर और करुण रस, ये अंगी रस हैं जो बीच बीच में आए गए हैं। और नाटक का जो नाट्य शास्त्रीय नियमों में कहा गया है कि जो नाटक का नायक होता है वो धीरोदात्त प्रकृति का या धीललित प्रकृति का, धीर प्रशांत प्रकृति का, इनमें से किसी एक प्रकृति का होना चाहिए। तो इस नाटक का जो नायक है उसको हम धीरोदात्त प्रकृति का तो नहीं कह सकते पूरी तरह से, क्योंकि उसमें इतने महान गुण, जैसे जो धीरोदात्त नायक तो वो होगा जो राजा राम को हम कहेंगे जिसमें उत्तम गुण है। लेकिन ये ठीक है, कहीं कहीं धीरोदात्त गुण भी है नायक के इनमें। और वैसे ये नायक का, नाटक का जो नायक है वो धीर प्रकृति का है, क्योंकि एक विवाह करता है, फिर ये दूसरा विवाह भी करता है। और जब सिखा रहा था, वीणा बजाना सिखाता है वासवदत्ता को, तो वो प्रेम में डूब के विवेक के कारण वो वासवदत्ता को अपने साथ भगा कर ले आता है। तो इस तरह से हम धीरोदात्त प्रकृति का नायक तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ धीर ललित प्रकृति का नायक वो जरूर है। नाटक की जो नायिका है वासवदत्ता है, वो भी बहुत उच्च प्रकृति की, उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, मतलब पतिव्रता है और वो दयालु है। सहनायिका भी जो है पद्मावती, उसका भी नाटककार ने चरित्र जो है वो अच्छा उठाया है। तो कुल मिलाकर नाटक जो है वो अपने नाट्य शास्त्रीय नियमों के अनुसार चलता है।
नाटक के पात्रों के बारे में हम बात करेंगे। नाटक के जो पात्र है, मुख्य पात्र है, मुख्य नायक इस नाटक का है राजा उदयन, जो कि वत्स देश का राजा है। और नाटक की जो नायिका है वो वासदत्ता है। वासदत्ता प्रद्योत की कन्या है। जो प्रद्योत जो है वो उज्जैन के राजा हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती और अवंतिका, अवंतालिका भी हम कहते हैं। तभी नाटक में वासदत्ता अवंती वेश धारण करके आती है, ये बताया गया है। तो जो प्रद्योत थे वो अवंती उज्जैन के राजा थे, उनकी कन्या थी वासदत्ता। और जो नाटक की सहनायिका है वो पद्मावती है। और नाटक में जो नायक का जो मित्र होता है जिसको हम विदूषक कहते हैं, जैसे आजकल की पिक्चर में जो हास्य कलाकार होता है ना, वो पहले के नाटकों में विदूषक वो पात्र हुआ करता था। विदूषक जो होता है वो राजा का मित्र होता है, राजा को अच्छे बुरे का ज्ञान कराता है और राजा को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। राजा जब विपत्ति में पड़ता है तो उसको मदद करता है, राजा के सुख में वो खुश होता है। तो वो विदूषक जो होता है इस नाटक में उसका नाम है वसंत। नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं ना वो भी उसमें आपको पूछा जाता है। तो नाटक का एक पात्र हो गया विदूषक, जो राजा का मित्र है, वसंत तक उसका नाम है। और नाटक का मुख्य पात्र एक और है जो राजा का उदयन का प्रधान मंत्री है, वो है योगंधरायण। योगंधरायण ही पूरी योजना बनाता है, उस योजना के अनुसार ये नाटक चलता है और अपने परिणाम को प्राप्त करता, अपने फल को प्राप्त करता है। नाटक की कथा वस्तु की हम बात करेंगे, बहुत संक्षिप्त में मैं बात करूंगी कि नाटक की जो कथा वस्तु है, हम जब पढ़ेंगे तो डिटेल में पूरा पढ़ेंगे, एक एक श्लोक के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक परिचय ही आपको दे रही हूँ। तो नाटक की जो कथा वस्तु है उसमें ये उसके अनुसार ये बताया गया है कि जो उदयन है वो वत्स देश के राजा हैं और प्रद्योत की कन्या वासदत्ता को वीणा बजाना सिखाते हैं। वीणा का नाम बताया गया है नाटक में घोषवती वीणा। अब वो वीणा बजाते बजाते दोनों के बीच में प्रेम उत्पन्न होता है और उदयन जो है वो वासदत्ता को ले आते हैं अपने राज्य में, वत्स देश में आ जाते हैं। अब क्या होता है कि वत्स देश आने के बाद राजा वासदत्ता के प्रेम में आकंठ डूब जाता है और वो राजकाज की तरफ से उसका ध्यान हट जाता है। फलस्वरूप क्या होता है कि जो वत्स देश के राजा उदयन का जो शत्रु था अरुणी, वो उस राज्य पे चढ़ाई कर लेता है, वत्स राज पे, और वो अपने कब्जे में ले लेता है। अब क्या होता है, मंत्री लोग बड़े चिंतित कि राजा को उसका खोया हुआ राज्य कैसे दिलाएं, तो राजा का मन कैसे हटाएं कि वो अपने राज्य को पुनः प्राप्त करे। तो योजना बना ऐसा करते हैं कि वासदत्ता को मरा हुआ घोषित कर देते हैं। उसी योजना के तहत एक दिन जब राजा शिकार खेलने जाता है तो पीछे से ये प्रवाद पूरे गांव में फैला दिया जाता है। लावणक नाम का गांव है कि ये प्रवाद फैला दिया जाता है, अफवाह फैला दी जाती है कि वासदत्ता तो गांव में आग लगी, उसमें जल गई और उसको बचाने के प्रयास में जो मंत्री था योगंधरायण वो भी जल के मर गया। अब क्या होता है कि वो जब राजा लौट के आता है, वो जब जानता है वो पूरी जब बात बताई जाती है उसको, तो वो बड़ा दुखी होता है। उसके जो आभूषण बच जाते हैं जलने से, उनसे लिपट लिपट के रोता है और फिर इस तरह बड़ा दुखी होता है। रूम्यवान मंत्री बड़ी मुश्किल से उसको संभालते हैं। अब यहाँ पे योगंधरायण और अवंतिका के जो वेश में वासदत्ता ये जाते हैं मगध राज्य में, मगध देश जाते हैं। वहां पर जो मगध राज का जो राजा है दर्शक, उसकी बहन है पद्मावती। ज्योतिषी ने भविष्यवाणी कही थी कि पद्मावती जो है वो राजा की दूसरी पत्नी बनेगी, इसीलिए योगंधरायण वासदत्ता को पद्मावती के पास धरोहर के रूप में रख देता है और खुद सन्यासी के वेश में जाता है वहां पे और उसको रख के चला जाता है, आगे की योजना पे काम करता है। समय चक्र बीतता जाता है और एक दिन राजा मगध में आता है तो राजा पद्मावती से विवाह कर लेता है और वासदत्ता भी वही थी। उसी समय वासदत्ता उस छुपे हुए सुनती है, अपने पति की बातें सुनती है, जो उसकी प्रशंसा कर रहा है वो आज भी वासदत्ता को भूला नहीं है। तो वासदत्ता को मन ही मन बड़ा संतोष होता है कि चलो मैंने इतना जो दुख सहा
उसका आज मुझे परिणाम मिल गया कि मेरा पति आज भी मुझे याद करता है। फिर अंत में जो योगेंद्रन जब वहां से चला गया था तो वो अरुणी पे अपनी सेना तैयार करता है अरुणी पे चढ़ाई करने के लिए, और राजा को साथ में लेके वो अरुणी पे चढ़ाई करते हैं और अपना खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त करते हैं। और अंत में तीनों का मिलन हो जाता है। उज्जैन को वासुदेवता से मिलवाते हैं, पद्मावती से भी मिलवा देते हैं, और राजा अपनी दोनों रानियों के साथ सुख से जीवन बिताने लगता है। तो पूरे नाटक में वियोग श्रृंगार चला है, लेकिन नाटक का अंत जो है वो सुखद है। हमारे नाट्य शास्त्रीय नियम कहते हैं कि नाटक का अंत सुखांत ही होना चाहिए। पश्चिम के नाटकों में ज्यादातर आप देखेंगे कि ट्रेजेडी वाला अंत होता है, लेकिन हमारे यहाँ हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हमारे नाटकों का अंत जो है वो सुखांत हो। तो इस नाटक का अंत भी सुखांत है। नाटक का अंत भरत वाक्य से किया गया है, जिसमें सभी के लिए मंगल कामना की प्रार्थना की गई है। अब बात आती है नाटक का नामकरण स्वप्न वासुदेवतम क्यों रखा। तो नाटक का नामकरण 5वें अंक के अनुसार स्वप्न वासुदेवतम रखा है, क्योंकि 5वां अंक है इस नाटक का बड़ा ही काल्पनिक, बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। उसमें दिखाया गया है कि पद्मावती सदर से पीड़ित है, पद्मावती की शैया समुद्र ग्रह में लगाई गई है। वहां पे वासुदेवता जब उससे मिलने जाती है, राजा भी उससे मिलने जाता है पद्मावती को देखने, पता चलता है पद्मावती तो वहां पे थी नहीं, तो उस शैया पे राजा सो जाता है और वासुदेवता को ये लगता है कि पद्मावती यहाँ पे सो रही है, तो वो वासुदेवता भी वहीं सो जाती है। अब राजा स्वप्न देखता है, स्वप्न में वो वासुदेवता हा वासुदेवते हाय प्रिय शिष्य ऐसे स्वप्न में ही बुदबुदाता है। तो राजा जब इस तरह से बोलता है तो उसकी आवाज सुनकर एकदम से वासुदेवता चौंक जाती है और उठ के जाने लगती है। उसको लगता है नहीं मुझे थोड़ा सुख मिल रहा है, वो थोड़ी देर और लेट जाती है उसी शैया पर। और फिर राजा जब प्रश्न करता है तो वो उसकी जवाब देती जाती है। तो ये दृश्य इतना मार्मिक काल्पनिक बनता है कि इसके आधार पर ही नाटक का नामकरण स्वप्न वासुदेवतम रखा गया। नाटक में कहीं भी भास ने अपने पांडित्य का प्रदर्शन नहीं करा है। नाटक की भाषा शैली अत्यंत ही सरल है, स्पष्ट है। छोटे छोटे समासों का प्रयोग करा गया है, रस का जगह जगह प्रयोग करा गया है। प्रकृति का चित्रण जितना हो सकता है कवि से तपोवन का वर्णन सुंदर करा है, और कहीं कहीं ऐसा लगता है जैसे कालिदास का भी भास पर प्रभाव स्पष्ट झलकता है। तो ये नाटक तो आज हमने स्वप्न वासुदेवतम नाटक के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारियां जो है वो मैंने आपको देने का प्रयास किया है। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बताने का प्रयास किया है कि नाटक में आप खास तौर से तो आज हमने स्वप्न वासुदेवतम नाटक के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जाना। थोड़े कम समय में मैंने आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारियां देने का प्रयास किया है। आपको ये जो खास बातें हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है कि नाटक जो है वो किसका लिखा हुआ, नाटक जो है वो भास का लिखा हुआ है। अपने नाट्य शास्त्र में जो नियम बताए गए हैं भरत मुनि ने या विश्वनाथ कविराज ने, उन नियमों के अनुसार ये नाटक पूरी तरह से खरा उतरता है। नाटक के जो पात्र हैं वो मुख्य पात्र है उज्जैन है, वासुदेवता इसकी नायिका है, सह नायिका पद्मावती है, योगेंद्रन मंत्री है, और जो विदूषक का नाम है वो वसंतक है। ये आप ध्यान रखिए। नाटक की कथा वस्तु मैंने आपको बताई दी है, और नाटक का जो नामकरण का आधार है वो 5वां अंक है। नाटक इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। नाटककार ने कहीं पर भी इसमें अपने पांडित्य का प्रदर्शन नहीं किया है। छोटे छोटे वाक्यों द्वारा गहन गूढ़ रहस्यों को समझाया गया है। जैसे कहा कम शक्तो रक्षितुम मृत्यु काले, श्लोक आया है कि कौन किसकी रक्षा करने में समर्थ है मृत्यु का जब समय आ जाता है। तो छोटे छोटे दृष्टांतों के द्वारा, जैसे रज्जु छेदे कहा तो कौन रस्सी टूटने पे कौन उसको बचा सकता है घड़े को गिरने से, तो जो और बड़ी बड़ी बातों को समझा दिया गया है छोटे छोटे श्लोकों के द्वारा। इसलिए ये नाटक बहुत ही रोचक है, बहुत ही रहस्य तो है ही इस नाटक में, रोचक भी है, सरल है, इसलिए लोकप्रिय है। धन्यवाद बच्चों, आपने इतना सुना और आप इसको प्रयास करिए घर पे जाके पढ़ने का। धन्यवाद।